ये कहानी मुझे राजेश ने खुद भेजी है और सच बोलूं तो जब मैंने पहली बार इसका वॉइस नोट सुना ना तो थोड़ी देर के लिए मैं भी चुप हो गया था, क्योंकि ये कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं थी बल्कि एक थका हुआ आदमी था जो बस ये समझाना चाह रहा था कि जो चीजों को हम बचपन से इमेजिनेशन बोल के इग्नोर कर देते हैं कभी कभी वही चीजें सबसे ज्यादा रियल होती हैं। राजेश वाराणसी के उस हिस्से में रहता था जो मेन सिटी से थोड़ा सा दूर पड़ता है, जहाँ घाटों का शोर धीरे धीरे कम हो जाता है और पुरानी हवेलियों के बीच एक अजीब सी खामोशी बस जाती है। उसकी फैमिली की हवेली कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, काफी पुरानी, कई पीढ़ियों से चलती आ रही। और उसकी नानी जब जिंदा थी तब बचपन में राजेश को बार बार बोलती रहती थी कि बेटा इस घर के कुछ हिस्से रात के टाइम अवॉइड करना, पर ऑब्वियसली बच्चे को क्या ही फर्क पड़ता है, उसके लिए तो ये सब कहानियां थी। राजेश ने बताया कि बचपन से ही उसको इस हवेली में अजीब सा फील आता था, मतलब ऐसा नहीं कि हर वक्त डर लगता हो, पर एक कांस्टेंट प्रेजेंस जैसा कुछ था, जैसे कोई है जो देख रहा है पर सामने नहीं आ रहा। कभी कभी बिना हवा के पर्दे हिलते थे, कभी किसी कमरे में जाते ही ठंडक लगती थी, और सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी वो अकेला होता था ना तो उसको अपने कदमों की आवाज के अलावा किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देती थी, बिल्कुल उसके पीछे पीछे। वो रुकता, पीछे मुड़ता, कुछ नहीं होता। टाइम के साथ उसने ये सब नॉर्मलाइज कर लिया, बोल दिया खुद को कि पुरानी हवेली है, लकड़ी है, हवा है, इमेजिनेशन है। पर जब वो जॉब के बाद लेट नाइट्स में घर लौटना स्टार्ट हुआ तब चीजें थोड़ी बदलने लगी। वो अपनी पुरानी बाइक से आता था, नैरो गलियों से होते हुए, और जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचता था ना उसको लगता था जैसे किसी की नजर सीधा उसके ऊपर टिक गई है। बाइक बंद करता, उतरता, और गेट के अंदर जाते ही एक प्रेशर सा फील होता था चेस्ट में, जैसे हवा भारी हो गई हो। सबसे डेंजरस पार्ट था स्टेयरकेस, वो पत्थर की सीढ़ियां जो ऊपर फैमिली क्वार्टर्स तक जाती थी। राजेश ने बोला कि कम से कम 6-7 बार ऐसा हुआ कि सीढ़ी चढ़ते वक्त उसका पैर किसी चीज ने खींच लिया या कंधे पे किसी ने जोर से हाथ रखा। एक बार तो वो ऑलमोस्ट गिर ही गया था, रेलिंग पकड़ के बचा, और जब गुस्से में पीछे मुड़ के देखता था तो वहां सिर्फ अंधेरा होता था। वैसे गाइज ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपनी कहानी भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, क्या पता नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो। तो हाँ, वो बोल रहा था कि उस टाइम भी उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लॉजिक में मानता था और ये मानता था कि डर शेयर करने से चीजें और स्ट्रांग हो जाती हैं। पर फिर जुलाई का वो मानसून वाला दिन आया जब सब कुछ एकदम से सरफेस पे आ गया। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि रोड दिखी नहीं जा रही थी, और जैसे ही वो हवेली के गेट के सामने पहुंचा बाइक ने एकदम से धोखा दे दिया। इंजन बंद, किक मारो, सेल्फ ट्राई करो, कुछ नहीं। राजेश ने बोला उसको वही मोमेंट पे अजीब सा लगने लगा था जैसे किसी ने जानबूझ के रोका हो। भीगता हुआ वो बाइक को खींच के अंदर ले गया और तभी हवा का एक झोंका आया जो इतना स्ट्रांग था कि आयरन गेट जोर से बंद हो गया। उस आवाज से ही राजेश को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है। गेट के पास ही नाइट वॉचमैन अंकल शर्मा बैठे थे जो काफी सालों से उस हवेली की देखभाल करता आ रहा था। राजेश ने उसको उठाया और बोला कि अंकल प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए, आप सो जाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहीं से वो बात निकली जो राजेश के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। अंकल शर्मा ने बिना किसी ड्रामेटिक्स के बिल्कुल थके हुए आदमी की तरह बोला कि बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पर रात के बाद यहाँ चीजें नॉर्मल नहीं रहती। कभी लगता है कोई पीछे से कंधे पे थपकी दे रहा है, कभी सिर पे जोर से चांटा पड़ता है, इतनी तेज की गर्दन दर्द कर जाती है, कभी कभी तो हंसने की आवाज आती है ठंडी सी सीधा कानों के पास। मैं पूरा घर चेक करता हूँ, कुछ नहीं मिलता, और अमावस्या की रात तो और भी खराब होती है। राजेश ने बोला जब उसने ये सब सुना ना उसको बचपन की सारी यादें एकदम से याद आ गई, और पहली बार उसने माना कि शायद वो जो महसूस करता आ रहा था वो सिर्फ उसका दिमाग नहीं था। उसी रात राजेश ने डिसाइड किया कि अब इग्नोर नहीं करेगा। उसने पूजा रूम में दिया जलाया, मंत्र बोले, पर दिया की लौ नॉर्मल नहीं थी, बार बार हिल रही थी जैसे हवा के बिना भी कोई उस पे सांस मार रहा हो। और यहीं से धीरे धीरे वो चीज सामने आने लगी जिसके लिए ये हवेली सालों से इंतजार कर रही थी। उस रात दिया जलाने के बाद राजेश को एक सेकंड के लिए लगा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही उसने पूजा रूम का दरवाजा बंद किया ना उसको पीछे से सीढ़ियों की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नंगे पांव पत्थर पे धीरे धीरे चल रहा हो। पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राजेश फ्रीज हो गया। उसने घड़ी देखी, रात के लगभग 2 बज रहे थे। अंकल शर्मा गेट के पास ही था, मतलब सीढ़ी चढ़ने का कोई रीजन ही नहीं बनता था, फिर भी आवाज रुक नहीं रही थी। राजेश ने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा। सीढ़ियां खाली थी पर हवा में एक अजीब सी बदबू थी, थोड़ी सी सड़ी हुई, जैसे पुरानी लकड़ी और नमी मिलके कुछ और बन जाती है। उसको अपनी सांस भारी लगने लगी, चेस्ट टाइट होने लगा। उसने खुद को बोला बस पैनिक मत कर, पर तभी एक और चीज हुई। उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने धीरे से सांस ली, बिल्कुल पास, इतनी पास कि उसको ठंडक महसूस हुई। और यहीं पे राजेश का कंट्रोल थोड़ा लूज हो गया। वो बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा जैसे कोई उसको बुलाता जा रहा हो। हर स्टेप के साथ उसको लग रहा था कि कोई पीछे से देख रहा है। बीच सीढ़ी पे पहुंचते ही अचानक से उसका पैर किसी ने खींच लिया। इस बार सिर्फ स्टंबल नहीं हुआ, वो पूरा आगे की तरफ गिरा, रेलिंग पकड़ के लटक गया। उस मोमेंट पे जब उसने ऊपर देखा ना, लैंडिंग के मिरर में उसने कुछ देखा जो उसको आज तक नहीं भूलता। मिरर में उसका रिफ्लेक्शन था पर उसके पीछे एक और चेहरा था, बिल्कुल पास, पीला सा, बिल्कुल जान निकल चुकी हो जैसे, आंखें खाली
और हंसी ऐसी जैसे किसी को मजाक लग रहा हो। वो चेहरा एक सेकंड के लिए दिखा और गायब हो गया, पर उस एक सेकंड ने राजेश के दिमाग का बैलेंस हिला दिया। वो चिल्लाया और सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। हार्ट इतना जोर से धड़क रहा था कि कान बज रहे थे। नीचे कोर्टयार्ड में पहुंचते ही उसने अंकल शर्मा को आवाज दी। अंकल भागते हुए आए, पर तब तक हवा का प्रेशर और बढ़ चुका था। गेट के पास खड़े होते ही गेट अपने आप बंद हो गया। राजेश और अंकल शर्मा दोनों ने मिलकर खोलने की कोशिश की, पर गेट बिल्कुल जैम हो गया था, जैसे किसी ने दूसरी साइड से पूरी ताकत लगा रखी हो। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और अंधेरा और गहरा हो गया। इसी बीच अंकल शर्मा का पैर फिसला। वो जमीन पे गिरा और उसके गिरते ही उसका बॉडी अजीब तरीके से झटकने लगा। राजेश ने जब उसको उठाना चाहा ना, तो उसने महसूस किया कि अंकल का वेट नॉर्मल से ज्यादा लग रहा है। और फिर जो आवाज आई वो अंकल शर्मा की नहीं थी। आवाज भारी थी, गुस्से से भरी हुई और बिल्कुल अनफैमिलियर। ये घर मेरा है। राजेश के हाथ कांपने लगे। अंकल शर्मा की आंखें ऊपर पलट चुकी थी, सारी सफेदी दिख रही थी और उसका बॉडी ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अंदर से कंट्रोल कर रहा है। आहो, वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से। तुम सब यहाँ रहने के लायक नहीं हो। राजेश ने जिंदगी में पहली बार पोजीशन अपनी आंखों के सामने देखा था। ये कोई मूवी सीन नहीं था, ये एक बुजुर्ग आदमी का बॉडी था जो अपने ही कंट्रोल में नहीं था। राजेश पीछे हट गया, पर भाग भी नहीं पा रहा था। गेट बंद, बारिश, अंधेरा। इसी बीच पंडित रमन पांडे जी की बात याद आई, जो उसके फैमिली पंडित थे। राजेश ने कांपते हुए फोन निकाला और कॉल मिलाया। सरप्राइजिंगली नेटवर्क था। पंडित जी ने कॉल उठाया और राजेश बस एक ही लाइन बोल पाया, पंडित जी, अंकल शर्मा के अंदर कुछ आ गया है। पंडित जी ने बिना कोई सवाल किए सिर्फ इतना बोला, घर के अंदर मत ले जाना, दिया और अगरबत्ती जलाए रखना, डरना मत। जब राजेश ने फोन काटा तब अंकल शर्मा का बॉडी एकदम शांत हो गया, पर उसके चेहरे पे वो हंसी आ गई जो मिरर में दिखी थी, जैसे वो चीज जीत चुकी हो और अब बस अपना टाइम ले रही हो। और यहीं से राजेश को समझ आ गया था कि ये हवेली सिर्फ पुरानी दीवारों का बोझ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा था, और शायद अब वो इंतजार खत्म हो चुका था। पंडित रमन पांडे जी को आने में करीब 1 घंटा लग गया, और राजेश के लिए वो घंटा जिंदगी का सबसे लंबा वक्त था। अंकल शर्मा जमीन पर बैठा हुआ था, पहले बिल्कुल शांत, फिर अचानक से हंसी निकल जाती, फिर से बिल्कुल चुप। राजेश ने नोटिस किया कि जब भी वो पूजा रूम की तरफ देखता था ना, तो अंकल शर्मा का सर अपने आप उसी डायरेक्शन में घूम जाता था, जैसे कोई चीज वहां से उसको देख रही हो। राजेश ने दिया और अगरबत्ती जला के रखी हुई थी, पर हवा बिल्कुल भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। कभी एक कोने में दिया तेज जलने लगता, कभी अचानक से बुझने जैसा लगता। पंडित जी जैसे ही हवेली के गेट के अंदर आए, कदम रखते ही रुक के जमीन को देखा, फिर हवा में हाथ घुमाया जैसे कुछ फील कर रहे हो। उन्होंने राजेश को देखा और बिना कुछ पूछे बस इतना बोला कि बेटा, यहाँ पे कोई चीज ज्यादा टाइम से बंधी हुई है और आज वो पूरी ताकत के साथ सामने आ रही है। उन्होंने सबसे पहले अंकल शर्मा के पास जाने से मना किया और कहा कि पहले घर के बीच एक बाउंड्री बनाना जरूरी है, वरना चीज इधर उधर शिफ्ट करती रहेगी। पंडित जी ने राइस फ्लोर और हल्दी से कोर्टयार्ड के बीच एक गोल घेरा बनाया और राजेश को बोला कि इसके बाहर मत जाना। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, हवा का प्रेशर और बढ़ गया और उसी वक्त अंकल शर्मा जोर जोर से हंसने लगा। ऐसी हंसी जिसमें दर्द और गुस्सा दोनों मिक्स थे। उसके बाद जो आवाज आई वो बिल्कुल क्लियर थी, बोल रही थी कि ये घर हमारा है और जो भी यहाँ से निकालने आया है वो खुद फंस जाएगा। पंडित जी ने उस आवाज को इग्नोर करके मंत्र स्टार्ट किए। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, अंकल शर्मा का बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लगा। गर्दन नॉर्मल एंगल से ज्यादा घूम रही थी, हाथ जमीन पे घिस रहे थे और राजेश को पहली बार लगा कि ये आदमी नॉर्मल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। पंडित जी ने क्लियर बोला कि ये पिशाच प्रकृति की एंटिटी है जो जमीन से जुड़ी होती है और अक्सर पुरानी प्रॉपर्टी, हवेली या विरासत वाले घरों से अटैच होती है, स्पेशली जब उनका कोई अनरिजॉल्व्ड काम रह जाता है। पंडित जी ने पूछा कि फैमिली में किसी का वायलेंट डेथ हुआ था क्या, या किसी इनहेरिटेंस को लेके झगड़ा। राजेश को याद आया कि उसके दादा के टाइम पे एक पार्टनरशिप डिस्प्यूट हुआ था जिसमें एक रिलेटिव ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद से हवेली का एक हिस्सा हमेशा बंद ही रहा। जैसे ही राजेश ने ये बात बोली, अंकल शर्मा चीखने लगा और आवाज आई कि उसको कभी जस्टिस नहीं मिला। पंडित जी ने उसी वक्त हवन की तैयारी शुरू करवाई। कपूर, घी, नीम के पत्ते और कुछ ऐसी चीजें जो राजेश पहली बार देख रहा था। जैसे ही आग जलाई गई, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया, जबकि नॉर्मली आग के पास गर्मी होनी चाहिए। अंकल शर्मा ने अपनी आंखें खोल के सीधा राजेश को देखा और उस मोमेंट पे राजेश को लगा जैसे उसके अंदर कोई झांक रहा हो, उसके डर को तोल रहा हो। पंडित जी ने जोर से हनुमान चालीसा स्टार्ट की और हर दोहे के साथ अंकल शर्मा का बॉडी और वायलेंट हो रहा था। जमीन पे गिर के राख हो जाना, फिर अचानक से उठ के पंडित जी की तरफ बढ़ना, फिर रुक जाना जैसे किसी ने इनविजिबल रोप से बांध दिया हो। पंडित जी ने बीच में ही बोल
दिया कि ये एंटिटी राजेश को टारगेट कर रही है, क्योंकि असली क्लेम उस घर पे राजेश का है और जब तक राजेश इमोशनली वीक रहेगा तब तक ये चीज छोड़ के नहीं जाएगी। इस बीच राजेश के दिमाग में अजीब से विजुअल्स आने लगे, पुराने जमाने के सीन्स, खून से भरे कपड़े, चीखने की आवाजें और एक आदमी जो हवेली के इसी कोर्टयार्ड में गिर के मर रहा है। राजेश को समझ आ गया कि ये सिर्फ अंकल शर्मा के थ्रू नहीं, उसके दिमाग के थ्रू भी अटैक कर रही है। पंडित जी ने तुरंत बोला कि आंखें बंद करो और सिर्फ मंत्र सुनो, वरना ये चीज तुम्हारे थ्रू अपना काम पूरा करेगी। लगभग 1 घंटे के बाद हवन के आखिरी फेज में हवा ने एकदम से डायरेक्शन बदली। जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होने लगा और अंकल शर्मा जमीन पे गिर के बिल्कुल शांत हो गया। उसके मुंह से एक हल्की सी धुआं जैसी चीज निकली और हवन की आग के ऊपर डिसॉल्व हो गई। कोर्टयार्ड में एक अजीब सी खामोशी आ गई, वो खामोशी जो डर वाली नहीं थी बल्कि हेवी रिलीफ वाली थी। पंडित जी ने बिना वक्त वेस्ट किए बोला कि अब ये घर पूरी तरह से शुद्ध तो नहीं हुआ है पर सबसे डेंजरस चीज निकल चुकी है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज इतने सालों से बंधी होती है वो एक रात में पूरी तरह से जाने से पहले अपना निशान छोड़ के जाती है। और राजेश के लिए वो निशान सिर्फ इस रात तक लिमिटेड नहीं रहने वाला था। सुबह होने में अभी टाइम था पर रात का अंधेरा जैसे थक चुका था, बारिश रुक चुकी थी और कोर्टयार्ड में मिट्टी की वो गीली सी स्मेल थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान के बाद आती है। अंकल शर्मा अब होश में आ चुके थे पर उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी और डर मिक्स था, जैसे उनको याद आ रहा हो कि उनका बॉडी किसी और के कंट्रोल में था पर वो कुछ कर नहीं पाए। पंडित रमन पांडे जी ने उनको गंगा जल पिलाया, थोड़ा सा विभूति लगाया और बोला कि ज्यादा बात ना करें, सीधा सो जाएं। वो भी जैसे एक बोझ उतार के चारपाई पे लेट गए और तुरंत नींद में चले गए। राजेश के लिए नींद आना पॉसिबल ही नहीं था। वो पूजा रूम के पास बैठा हुआ था, दिया स्टेबल जल रहा था, बिना हिलते हुए, जैसे फाइनली उस घर ने सांस लेना शुरू किया हो। पंडित जी ने राजेश को पास बुलाया और सीधा सीधा बोला कि बेटा, ये जो हुआ ना, ये सिर्फ एक रात का सीन नहीं था, ये चीज सालों से यही थी पर आज इसलिए एक्टिव हुई क्योंकि तुमने इग्नोर करना बंद कर दिया। कुछ एंटिटीज तब तक शांत रहती हैं जब तक उनको नोटिस ना किया जाए, पर जैसे ही उनको लगता है कि अब उनका एग्जिस्टेंस चैलेंज हो रहा है वो रिएक्ट करती हैं। पंडित जी ने बोला कि ये पिशाच नेचर की आत्मा थी जो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई थी, किसी पुराने झगड़े, किसी नाइंसाफी, किसी अधूरे जस्टिस की वजह से। उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं था बल्कि ये प्रूव करना था कि ये जगह अभी भी उसकी है। इसलिए स्टेयरकेस पे अटैक्स, इसलिए गेट बंद होना, इसलिए अंकल शर्मा जैसे वीक और थके हुए इंसान को पकड़ना। पंडित जी ने राजेश को क्लियरली बोला कि अगर आज तुम भाग जाते या हवेली छोड़ के चले जाते तो ये चीज जीत जाती, पर तुमने सामना किया, डर के साथ ही सही पर किया। रिचुअल के बाद पंडित जी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो राजेश ने वर्ड बाय वर्ड फॉलो किए। हर ट्यूसडे और सैटरडे दिया जलाना, हनुमान चालीसा बिना स्किप किए पढ़ना और हवेली के उस बंद हिस्से को परमानेंटली सील कर देना जहाँ से एनर्जी सबसे ज्यादा हैवी फील होती थी। उसके साथ साथ एक एंसेस्ट्रल पूजा भी करवाई गई जिसमें फैमिली के पुराने लोगों के नाम लिए गए, उनके लिए शांति मांगी गई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस पूजा के बाद हवेली का वो हिस्सा जहाँ हमेशा ठंडक रहती थी वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। राजेश ने मुझे ये भी बताया कि उस रात के बाद उसकी बाइक कभी बिना रीजन के खराब नहीं हुई। पहले जो फीलिंग आती थी ना कि गेट के पास कोई देख रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। स्टेयरकेस अब सिर्फ स्टेयरकेस थी, कोई इनविजिबल हाथ नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अंकल शर्मा ने भी बोला कि उस रात के बाद उनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ, ना थपकी, ना चांटा, ना हंसी, बस नॉर्मल रात की आवाजें। पर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी राजेश के अंदर एक चीज परमानेंटली चेंज हो चुकी थी। वो अब ओपनली बोलता है कि हर चीज लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ महसूस होती हैं और उनको इग्नोर करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। उसने हवेली बेचने का डिसीजन नहीं लिया पर उसको एक जिम्मेदारी की तरह देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि यादों, इमोशंस और पुरानी एनर्जीज का भी कॉम्बिनेशन है। जब उसने मुझे ये कहानी भेजी थी ना, उसके लास्ट मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी जो मुझे काफी देर तक सोचने पे मजबूर कर गई। उसने लिखा था कि अगर रात के अंधेरे में कोई चीज तुम्हारा रास्ता रोकती है तो जरूरी नहीं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आई हो, कभी कभी वो सिर्फ ये याद दिलाने आती है कि ये दुनिया सिर्फ हम लोगों की नहीं है। और शायद वाराणसी जैसी जगहों में जहाँ हर गली में कहानियां बसी होती हैं, वहाँ ये बात और भी ज्यादा सच हो जाती है। थैंक यू गाइज इस स्टोरी को एंड तक सुनने के लिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप भी अपने साथ घटी हुई कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो।